Hello and welcome to Achievers 5 dear class 11 students. चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट में आज हम हैं. यहाँ नोट्स की हेल्प से हम क्लास को पूरा डिस्कस कर रहे हैं, आपके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने जो नोट्स डिस्कस किए थे उसमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आपको एक्सप्लेन किया था कि साइकोलॉजी में किस तरह से टर्मिनोलॉजीज होती हैं और चैप्टर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है. चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में. नोट्स की हेल्प से ही हम रीस्टार्ट करेंगे. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से स्टडी करना चाहते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को चेक कर सकते हैं और वहां से और दूसरे तरीकों से भी वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं. यहाँ पे हम नोट्स की हेल्प से चल रहे हैं, तो आज सेकेंड पार्ट में हम आपके एनसीईआरटी का ही जो सिलेबस है उसी के हमने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे कि आपको इजीली टू द पॉइंट चीजें समझ में आ जाएं. जब आप नोट से पढ़ते हैं तो आपको एक हिंट मिलती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है. ओके, तो डिफरेंट वेज में हम एक्सप्लेन आपको करते हैं. आपको जो भी मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं. प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, दूसरे तरीकों से भी हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है. फिलहाल आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है वो होगा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने डिसिप्लिन के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी कि डिसिप्लिन क्या होता है. डिसिप्लिन वो एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ को समझते हैं. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की बात तब हुई जब सबसे पहली बार लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंड ने 1879 में फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की. ये वो टाइम था जब यहाँ पे लैब में साइकोलॉजी की लैब को स्टैब्लिश किया गया. तो जो लैब में वर्क किया गया उसी की वजह से साइकोलॉजी का बर्थ हुआ. पहले भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी से ओरिजिनेट हुई है. पहले साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट नहीं थी, फिलॉसफी में ये थी और डिफरेंट फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की और उस तरीके से साइकोलॉजी का बर्थ हुआ. ये बात तो हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी, राइट. अब जब साइकोलॉजी का बर्थ हुआ तो हु वाज द वन जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, उनका नाम है विलियम वुंड और यही कहलाते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी. विलियम वुंड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. ये दो बातें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुंड. when did he created the first lab of psychology? In 1879. And he is also known as father of experimental psychology. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है और डिटेल में आगे बात करेंगे. अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो आपका चैप्टर शुरू ही हुआ है. अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में एज अ डिसिप्लिन होता क्या है. ये एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि किन किन चीज़ों को, आपको याद होगा मैंने इस तरीके से मार्क करके लास्ट वीडियो में बताया था. ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस मार्किंग की थी. ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट, एक्सपीरियंसेस 2 एंड मेंटल प्रोसेसेस 3. और आपको ये भी कहा था कि इस लाइन को याद कर लीजिए, एज अ डेफिनेशन बहुत जगह काम आएगा. तो देखिए तीसरी बार हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी कैसा डिसिप्लिन है जो ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है. जब आप साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं तो ये एक एज एन इंट्रोडक्शन लाइन यूज हो जाती है. ओके, इट मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क्स. साइकोलॉजी की ही वजह से हमें पता चलता है कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं या ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं किसी टॉपिक के बारे में, क्यों हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हो जाती है या नहीं होती है. तो जो भी चीज़ें हम अपने माइंड से पॉजेस करते हैं, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो कैसे वर्क करती हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन टुडे हैज 2 पैरेलल स्ट्रीम, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. दो इसकी पैरेलल स्ट्रीम चल रही हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आज पढ़ेंगे. ओके, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स. हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, चीज़ें कैसे होती हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस की हेल्प, मेंटल प्रोसेसेस, हमारे बिहेवियर कैसे बन जाते हैं. जैसे एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है तो उससे पहले उसने उस पर बहुत अच्छे से माइंड पे वर्क भी किया होगा. तो उसका जो मेंटल एक्शन है वो बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. अगर नेगेटिव एग्जाम्पल लें तो कोई बच्चा किसी बात से अगर नाराज है तो वो रोने लगता है. ये जो नाराज होना, एंग्री होना, ठीक है, ये उसका एक मेंटल प्रोसेस है. और बिहेवियर क्या है, व्हेन ही इज क्राइंग, व्हेन द चाइल्ड इज क्राइंग, ये उसका बिहेवियर हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक वो कैसे पहुंचा, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी. व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स,
our own point of view or ways of understanding the world influence our interpretation of their behavior and experiences. किसी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए समझिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप किसी भी चीज के बारे में जो परसेप्शन देते हैं वो आपने उस चीज के बारे में क्या आपके माइंड में पहले से फीडेड है, क्या आपके पास उस चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उसका इम्पैक्ट उस चीज पर पड़ता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि क्लास में जो टीचर हैं वो जब मार्क्स देती हैं किसी चीज पर तो कई बार टीचर्स का जो खुद का उस चीज के बारे में ओपिनियन होता है वो अफेक्ट कर जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी टीचर ने मान लिया कोई बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है तो वो अगर किसी चीज के बारे में किसी चीज को परफॉर्म कर रहा है तो वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हालांकि आइडियली ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा होता है कि हम किसी भी बिहेवियर को एक्सपीरियंस को जो एग्जिबिट करते हैं उसमें हमारे अपने एक्सपीरियंस का रोल होता है। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस, इन्हीं को हम बायसनेस कहते हैं टीचर ने बायसनेस कर दिया, उस पर्सन ने बायसनेस करी हमारे लिए, तो इस बायसनेस को मिनिमाइज करने का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ जिस बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी है उसी की हेल्प से ये सब होता है। नेचुरल साइंस कैसे है साइकोलॉजी, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट रहा हो तो जरूर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena। जब नेचुरल साइंस की हम बात करते हैं तो हम इसलिए कहते हैं इसको नेचुरल साइंस क्योंकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट है, साइंटिफिक मेथड पे ज्यादा बात हो रही है। जैसे अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करें, बहुत पहले की बात करें तो लोग भूत प्रेत इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, डिमोन विचेस इनमें बहुत बिलीव करते थे, ठीक है, उस तरीके से वो डॉक्टर्स के पास जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर आज के टाइम में हम बात करें तो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि साइंस जो है वो इन्वॉल्व हुई है साइकोलॉजी में। वैसे खुद साइकोलॉजी खुद भी एक साइंस ही है, तो इन्वॉल्व हुई है, इस वजह से जो फिनोमिना है वो साइंटिफिक हो गए हैं। As a physical science, it emphasizes on data that is systematic and can be studied under control condition। इसको फिजिकल साइंस इसलिए कहा जाता है, फिजिकल साइंस यानी नेचुरल साइंस से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो इसमें डेटा होता है ना वो सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जाता है। मतलब जो चीजें, ऐसा नहीं है कि हम किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो एक पॉइंट कहीं से उठा लिया, एक पॉइंट उसके पास से उठा लिया, एक उसके बारे में कहीं और से उठा लिया, नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जाती है, इसीलिए इसको एक नेचुरल साइंस की तरह से लिया जाता है। ये क्वांटिटेटिव भी होता है और इसमें एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्वांटिटेटिव कैसे होता है, जब हम किसी का आईक्यू निकालते हैं एग्जांपल के लिए, इंटेलिजेंस को जब मेजर करते हैं, इंटेलिजेंस क्या है, एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, जब इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में क्या होता है, वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी नजर आ जाती हैं। तो डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसकी कोई क्वांटिटी होती है और उसको एनालाइज भी किया जा सकता है, इसलिए भी साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है। इट टेक्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए अभी जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा साइकोलॉजी में सब कुछ है, मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है, बहुत कुछ है। तो बायोलॉजी से तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजी, तो इसमें फिजिक्स बायोलॉजी दोनों से हैं और ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल में बिलीव भी करता है। ओके, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या होता है इसको पढ़ लीजिए क्विकली। Every or any hypothesis can be accepted or rejected on the basis of factors available. The model suggests that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomena। जब भी हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ये कहता है कि जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम उससे कुछ डिड्यूस कर पाते हैं, या क्या हम उस जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, हाइपोथेसिस क्या होती है पहले मैं आपको समझा दूं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, किसी भी काम को, किसी भी रिसर्च को करने से पहले हम सोचते हैं, हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उस पर हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कि अगर ये सच है तो ऐसा है, अगर नहीं है तो ऐसा है। करते करते लास्ट में हम कुछ डिड्यूस करते हैं, मतलब उस पूरे स्टोरी में से हम कुछ पॉइंट जो है वो निकालते हैं। तो कोई भी जो हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है हम मान के चले कि जो किसी भी पॉपुलेशन के जो लोग हैं, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हमने लिया, इस पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो उनका जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो बहुत लो है, हमने ये एक हाइपोथेसिस दी। अब हो सकता है जब हम टेस्ट करते करते, रिसर्च करते करते आगे पहुंचे तो हमें ये पता चले कि हाँ वाकई में उनकी क्रिएटिविटी का लेवल लो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमारा जो स्टेटमेंट था वो गलत निकले, तो उस केस में जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमने फैक्टर्स अवेलेबल, जो भी हमने उसके बारे में डेटा गैदर किया है उसकी हेल्प से
हमें पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हो गई है। द मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। तो ये कहते हैं कि आप हर चीज के बारे में एक हाइपोथेसिस बनाएंगे जब नई रिसर्च करेंगे, लेकिन अगर उस टॉपिक पर पहले से कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में इजी हो जाता है। यही है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, जो ये कहता है कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपके पास पहले से एक थ्योरी होती है तो आपको उस फिनोमिना को इजी हो जाता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो किसी को रिसर्च को स्टार्ट करने में हमें हेल्प करती है। हाइपोथेसिस हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मैनी थ्योरीज, जैसे लर्निंग, मेमोरी। ये इन पर आगे आप थ्योरीज पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज आएंगी। तो उन थ्योरीज को भी बिगिन इसी किसकी हेल्प से किया गया था, एक हाइपोथेसिस ही ली गई होगी। कोई भी थ्योरी बिना हाइपोथेसिस के बिगिन ही नहीं हो सकती। उसका पहला स्टेप ही है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल में यही बताता है कि हम किसी भी हाइपोथेसिस को जब लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम उससे किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये था हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी सोशल साइंस कैसे है। ये तो पॉइंट बहुत इजी है, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, हम ही बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी तो यहाँ पर यूज हो ही रही है ना, तो इसीलिए साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। तो जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें हम क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। वैसे तो मोटी मोटी बात यही है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, और हमेशा साइकोलॉजी का यूज वो कहाँ कर रहा है, दुनिया के अंदर ही तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर वही कर रहा है, तो वो एक सोशल साइंस हो जाती है। साइकोलॉजी इज सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब भाई ह्यूमन बिहेवियर का ही तो यहाँ पे स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। पर मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन पर भी साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है, कैसे करती है वो आगे की थ्योरीज में आपको पता चलेगा। जब डिफरेंट एनिमल्स पर, चिंपैंजीज पर, डॉग पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमें ये समझ आया कि साइकोलॉजी ना केवल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर, बल्कि नॉन ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर भी करती है। तो अब क्योंकि हम उनको उनके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, इसीलिए साइकोलॉजी सोशल साइंस है। क्योंकि ये ऐसा डिसिप्लिन है जो ह्यूमन पर फोकस करता है, सोशल बीइंग पर फोकस करता है, इसीलिए सोशल साइंस है। क्योंकि ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी पर फोकस करता है, उनके सोशल, कल्चरल, फिजिकल एनवायरनमेंट पे फोकस करता है, इसीलिए ये सोशल साइंस है ना। बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, आप भी अपने पास से लिख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में वापस जाएं तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ द माइंड डिफाइन हुई थी पहले, पिछली वीडियो में, यानी इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइंड का भी जो साइंस माना गया था साइकोलॉजी को, द यूज ऑफ टर्म माइंड वाज कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट, क्योंकि ये मेंटल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता था। परसीविंग, थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट सर्टेन डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द टर्म माइंड, इट्स नेचर एंड इट्स रिलेशनशिप द बॉडी कंटिन्यू टू परसिस्ट। कुछ चीजें थी जो माइंड को और उसके नेचर को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाई, तो इस वजह से अब उसको और बेहतर हो गया, मॉडिफाई हो गया, और माइंड कन्वर्ट हो गया है बिहेवियर में। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बिहेवियर में, मेंटल प्रोसेसेस में, यही सब तो मैंने आपको बताया था कि इन चीज की हेल्प से ही साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक, अब साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के बारे में कुछ पॉपुलर नोशंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट साइकोलॉजी एज अ साइंस एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी बिहेवियर के पैटर्न की बात करती है, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर स्टिक नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें होने वाले वेरिएशन, उसमें आने वाले चेंजेस के बारे में साइकोलॉजी बात करती है। विच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड एक्सप्लेन्स बिहेवियर बिफोर द एक्ट अकर, कॉमन सेंस। साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट। हिंडसाइट का मतलब हो गया कि साइकोलॉजी जो है वो किसी भी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करती है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, जिससे कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो आपको बता पाते हैं कि क्यों ह्यूमन का बिहेवियर साइंटिफिक मेथड से कैसे मेजर किया जाएगा। देखिए, साइकोलॉजी का जो एमरजेंस है वो एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस हुआ है, बिहेवियर और एक्सपीरियंस हुआ है। कई बार हमने ये बात कर ली है, शायद 4th टाइम अब हम पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से विलियम वुड ने जब फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1879 में स्टैब्लिश की, तब साइकोलॉजी जो है वो प्रॉपर अपने डिसिप्लिन की फॉर्म में आई है।
यहाँ हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई। ये जो डिफरेंट इज्म है, एरा है, इन्हें समझेंगे हम इस वीडियो में कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ है। बहुत सारे इज्म और एरा की बात हम करते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट उसमें देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे जो देखेंगे ये इज्म लिखा है, यहाँ पे आप हर जगह पर इज्म देख रहे हैं। इज्म का मतलब होता है टाइम फेज। इज्म का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर एरा या फिर वो टाइम फेज जिसमें, जिस दौरान, जिस समय के अंदर, जिस टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइकोलॉजी पर वर्क हुआ। ठीक है, तो जब हम एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब हम पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रक्चरलिज्म में आप क्या फोकस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म में जो आपको नजर आ रहा है वो है स्ट्रक्चर। ओके, तो वुड ने ये सजेस्ट किया कि जो हमारा जो साइकोलॉजी है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बात करती है, यानी माइंड के स्ट्रक्चर पे बात करती है कि माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को ही हम स्टडी करते हैं। लेकिन क्योंकि माइंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया जा सका, इट कुड नॉट बी डिफाइंड। माइंड का आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं? कुड नॉट बी, नहीं कर सकते ना। माइंड के स्ट्रक्चर की जब बात हुई तो वो डिफाइन नहीं किया जा सका, इस वजह से ये जो थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म का, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में आप देखते हैं फंक्शन। अब कहा गया कि जो हमारा माइंड है वो फंक्शन में रहता है, प्रोसेस में रहता है, कुछ ना कुछ चीजें वो करता रहता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिज्म का टाइम आया वो विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं, ये सारे मैटर करते हैं और इस तरीके से माइंड वर्क करता है। इसी दौरान इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी दिया, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये कहा गया कि ह्यूमन जो होता है वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, अपने बारे में, अपने थॉट्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो खुद सोच सकता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक एरा आया जब साइकोलॉजी को फंक्शनलिज्म से जोड़ा गया। इसके बाद आई गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आप कोई वर्ड नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जो गेस्टॉल्ट्स थे वो लोग जिन्होंने साइकोलॉजी को दिया है उन्हें हम गेस्टॉल्ट्स कहते हैं। कोलर, कोफका, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं इसमें, कोफका, कोलर एंड वर्दीमर, इन लोगों ने दी थी। इट फोकस्ड ऑन ह्यूमन परसेप्शन। इनका ये मानना था कि जो कुछ भी हम परसीव करते हैं, जो कुछ भी हमारा माइंड परसीव करता है वही मैटर करता है, वही उसी को साइकोलॉजी में यहाँ पे अंडरस्टैंड किया गया कि अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि पर्सन परसीव क्या कर रहा है। पर परसेप्शन तो सबका अलग अलग होता है। इन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो हमें एज अ होल नजर आती है। जैसे साइकिल है, साइकिल आपको एक, आप उसको साइकिल कहते हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि उस साइकिल के जितने पार्ट्स हैं वो भी अपने आप में वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर आप किसी भी एक पार्ट को निकाल दें तो साइकिल साइकिल नहीं रह जाएगी, और बात ठीक भी थी इनकी। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो थी वो इस चीज पे फोकस करती थी कि हाँ, जो परसेप्शन है वो मैटर करता है, यानी इन्होंने माइंड के एक्टिवेशन को परसेप्शन से जोड़ा। उसके बाद आया बिहेवियरिज्म, सबसे बड़ी एरा, ये सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर एरा है जिसमें बिहेवियर पर फोकस किया गया, और यही से साइकोलॉजी का पूरा स्वरूप बदल गया, कहना चाहिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिहेवियरिज्म में ये कहा गया कि जो हमारा माइंड है, यानी जो साइकोलॉजी की स्टडी हम कर रहे हैं, वो हमारी फोकस होनी चाहिए हमारे बिहेवियर पर। आप किसी का माइंड रीड करना चाहते हैं, मतलब पहले आप उसका बिहेवियर रीड करिए। अगर उसका बिहेवियर जैसा है वैसी ही पर्सनैलिटी को वो एग्जिबिट करेगा। तो बिहेवियरिज्म, जो जॉन वॉटसन और स्किनर, इसमें काफी पॉपुलर नेम आते हैं, पैवलॉव का भी नेम आता है। साइकोलॉजी उसी चीज पे फोकस करेगी जो ऑब्जर्वेबल है एंड वेरीफाइबल है, और वो क्या है? वो बिहेवियर है। बिहेवियर ही तो ऑब्जर्वेबल होता है। आप क्या सोच रहे हैं वो नजर नहीं आएगा, पर आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो नजर आ जाएगा। तो बिहेवियरिज्म इसी चीज पर फोकस करता था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद आया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस सिगमुंड फ्रॉइड ने दिया था। इसके बारे में आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, सब इंट्रोडक्शन की तरह ही है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सिगमुंड फ्रॉइड, इन्होंने साइको एनालिसिस दिया था, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन दिया था, हिप्नोसिस का आपने नाम सुना है ना, हिप्नोसिस करते हैं, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे वर्क किया था। इनका ये कहना था कि आज आप जो भी हैं अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से हैं। बच्चे जिस तरीके का चाइल्डहुड जीते हैं वही उनकी पर्सनैलिटी आगे चल के बनती है। साइको एनालिसिस में उन्होंने डिफाइन किया था। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आया, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं ह्यूमन। इनका फोकस ह्यूमन पे था कि जो भी ह्यूमन है उसकी जब नीड्स फुलफिल होती हैं तो वो खुश रहता है, और तभी वो एक प्रॉपर लाइफ जी पाता है। तो ये साइको एनालिसिस के अगेंस्ट इनका रिवॉल्ट था, और बिहेवियरिज्म को भी इन्होंने बहुत डिस्कार्ड किया था ह्यूमनिस्टिक में। इन्होंने कहा था कि अगर पर्सन को सरवाइव करना है
ग्रो करना है तो उसको अपने इनर पोटेंशियल को अवेक करना होगा, वो अंदर से क्या चाहता है, उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं ही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। फिर आया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, और धीरे धीरे अब कॉग्निटिव का इफेक्ट हमारी प्रेजेंट साइकोलॉजी पर दिखता है। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस समय साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ये फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस पर, मतलब हमारे कॉग्निटिव एक्शंस पर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ह्यूमन बीइंग को कैसे देखती है, कोई एक एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन। और ये सच भी है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ह्यूमन जो है वो जितने जैसे जैसे और आगे समय बढ़ रहा है उसका माइंड उतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है। और ये बात हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, कि हमारी जनरेशन के जो भी लोग हैं, इवन दो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, स्टिल कहीं ना कहीं हमारी एज के जो जनरेशन के जो लोग हैं और आपकी जनरेशन या आपसे छोटे जो लेंगे, उनके उनके वर्क सिस्टम में, उनके सोचने समझने में हमें बहुत डिफरेंस, जो क्रिएटिविटी या जो भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका भी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि हम अपनी जनरेशन वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं सोच पाते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यंगर जनरेशन के पास क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि माइंड जो है, हमारी मेंटल एबिलिटीज है, वो भी टाइम के साथ में आगे बढ़ रही हैं। इसे क्विकली पढ़ लीजिए। अब जो मॉडर्न एरा है ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो कब शुरू हुई, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में। यह इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में कब शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया में ह्यूमन साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया साइकोलॉजी का पहला, और पहली लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई 1915 में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में किसने स्टार्ट करी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने करी। और कब करी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में करी, और पहली लेबोरेटरी इन्होंने 1915 में स्टैब्लिश करी। तो इस तरीके से जो माइंड की शेपिंग है वो बदली है ओवर टाइम, एक तरीके से इवॉल्व हुआ है। और प्रेजेंट में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, जिसमें कि हम बिहेवियरल अप्रोच को भी एड ऑन देखते हैं। मतलब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के साथ साथ बिहेवियरल अप्रोच भी यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी किस तरह से हुआ। कुछ बॉक्स ऑफ नॉलेज में हर नोट्स में आपके डाल देती हूँ, जिससे आप कुछ पढ़ें तो आपको मज़ा आए। इसे आप पढ़ सकते हैं नोट्स में। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, है ना, बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इवोल्यूशनरी, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इन सबको यूज करते हैं, कंबाइंड तरीके से भी करते हैं। और जो है इस पूरे नोट्स में आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। माइंड और ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है, जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, आपको क्लास 11th में देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू फाउंड इट यूजफुल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोट्स को रिसीव करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, get a way to find all these things, and I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.